फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस देखने हैं। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या है? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है स्वतः, ऑटोमेटिक, अपने आप ही हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो पहली नजर में अपने आप ही हो गया, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब अलग है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्काल हो जाता, ठीक है, तत्काल, तुरंत तुरंत। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस है, तुरंत हो जाता। तुमने लाइट डाली कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू, ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर से उंगली हटाई, यहां पे उंगली रखी है, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, ये हटाई कि ये 0 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब कितनी देर लगी? 10⁻⁹ सेकेंड्स, जो अपनी आंख देख ही नहीं पाई। इतनी जल्दी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है, तुरंत हो जाता। नहीं तो क्या होता है कि अपन इसके ऊपर लाइट डालते, इंस्टेंटेनियस नहीं होता, 10-20 घंटे लगाता, तो ये बैठे रहते, फिर आज चालू करा कैलकुलेटर तो कल काम में आता। दैट इज, इसलिए इंस्टेंटेनियस होने में फायदा, ठीक है। तो पहला अपने को क्या पता पड़ा? इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरे नंबर पे क्या पता पड़ा कि फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, यानी किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और वो जो फ्रीक्वेंसी वो कहलाएगी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन न्यू नॉट से लिखते हैं, न्यू नॉट, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू नॉट। इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, ठीक। तो दोनों बातें समझ में आ गई तुमको। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि चलो ठीक है, बात मान ली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर के फोटॉन्स भेजेंगे या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट डालेंगे। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है लाइट की, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ठीक। दूसरे नंबर पे इसमें चौथे नंबर की लॉ ये बताई कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट, जो करंट बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। जो करंट बनेगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो करेगा इंटेंसिटी पे, और जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ना कि इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो ये तीसरा और चौथा लॉ हो गया। अब क्या हुआ कि पहला समझ में आ गया कि एकदम हो जाता, बात खत्म हो गई, आसान सी बात थी। दूसरा समझ में आ गया कि एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, इससे नीचे वो बेचेगा ही नहीं। आलू बेचने आया, 40 रुपए किलो से नीचे बेचेगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। ये तीसरी वाली कुछ समझ में नहीं आ रही। वो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं करती, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करता, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता। तो बेसिकली तुमने रट लिया तो बात अलग है, लेकिन उसको अगर तुमको समझना है ढंग से कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो उसकी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। हमको पता पड़ना चाहिए कि अभी लाइट, अब जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है, तुमने बोला कि हमको पता पड़ता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमसे पूछा कि तुमको ये पता पड़ता है क्या कि टेम्परेचर कितना होता है, हॉट एंड कोल्ड पता पड़ता है, टेम्परेचर क्या होता है, तो तुमने बोला हाँ पता पड़ता है। तुमने चाय में उंगली डाल के देखी भी है, तो तुमको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है। फीलिंग है तुमको, उसकी फीलिंग होती है तो ही नॉलेज मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम्हें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की फीलिंग है, अगर मैं इस कमरे में, ये जो लाइट आ रही है तुम्हारे कमरे में, इसके अंदर एक रेगुलेटर लगा दूं, ठीक है, उस रेगुलेटर पे लिख दूं कि ये जो रेगुलेटर है फ्रीक्वेंसी का रेगुलेटर है, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी नापता है, फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करेगा। दूसरा रेगुलेटर लगा दूं कि ये इंटेंसिटी कम ज्यादा करेगा। तीसरा रेगुलेटर लगा दूं कि ये एम्पलीट्यूड कम ज्यादा करेगा। चौथा रेगुलेटर लगा दूं कि ये लाइट का
फेज कम ज्यादा करेगा, ठीक है। उसके अलावा भी और 2-3 लगा सकते हैं, तो ये सब पावर ज्यादा करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि या तो खैर इस टॉपिक में 2 की बात हो रही है, तो अगर मैं ये 2 की बात ही करूं, इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। इस कमरे में लाइट है और अपन ने क्या किया, रेगुलेटर को यूं करके यूं घुमा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो लाइट का क्या असर पड़ेगा, मतलब तुम्हारे ऊपर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो तुम बोलोगे लाइट तेज हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, मान ली बात। अब मैंने क्या किया, इंटेंसिटी का रेगुलेटर घुमा दिया, इंटेंसिटी फुल कर दी। अब तुमसे पूछा क्या होगा बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, लाइट तेज हो जाएगी। फिर मैंने बोला एम्पलीट्यूड यूं कर दिया तो क्या होगा, तो बोले तेज हो जाएगी। तुमको सिर्फ तेज ही शब्द पता है, उसकी फीलिंग आनी चाहिए। जैसे ट्रिबल, बास और वॉल्यूम नाम के 3 बटन्स होते हैं, ठीक है। ट्रिबल को यूं कर देते हैं तो तीखी आवाज आने लगती है, बास को दबा देते हैं तो धमधम आवाज आने लगती है, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल साउंड बढ़ जाता है। तो हमको फीलिंग आती है कि हाँ, हमने अगर स्टीरियो सिस्टम सुना है तो हमको पता है ट्रिबल बास क्या होता है, ठीक है। तो बेबी को बास पसंद है, मतलब क्या पसंद है, तो धमधम पसंद है उसको, ठीक है। ट्रिबल कर देंगे तो एकदम तीखी आवाज आने लग जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो वो तीखी और बास से कोई मतलब नहीं हो, आवाज ही बढ़ जाती है। जैसे किसी ने बोला कि शेर की आवाज की, तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ, ज्यादा की कम, तो उसका आंसर कम होती है। और मच्छर की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन शेर की आवाज की लाउडनेस ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, उसमें पावर ज्यादा होती है, और मच्छर की आवाज में सब चीजें कम होती है। तो ये जो आवाज जैसे फील आती है ना, ऐसे लाइट की फीलिंग आनी चाहिए। तो ये जो 2 शब्द हैं, इस 2 शब्दों पे फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, इसी पे पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड है। यदि इसकी हमको फीलिंग आती है कि हाँ, हम फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, तो ये चैप्टर समझ में आता है, और नहीं है तो आपने रट लिया है। रट के भी आपको मार्क्स आएंगे, समझ के भी आपको मार्क्स आएंगे, लेकिन हाँ, समझ के जो है वो ज्यादा मार्क्स आने की संभावना है। दूसरी चीज, कहीं पे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, कुछ अजीब सा क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है। जो रटा हुआ है वो तो तुम कर ही देते हो, लेकिन अजीब सा क्वेश्चन आ गया, कुछ उसने घुमाने की कोशिश करी, तो तुम रट के पढ़ के आए हो तो तुम उसमें घूम जाओगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, फिर अब सिर्फ डिस्कस करके की बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होता क्या है, ठीक। लिखें फटाफट। चलिए मिटा रहा हूं मैं। अब अपन शब्द समझे, लाइट। पहले अपने को लाइट समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इफेक्ट लाइट पे बेस्ड है, और लाइट अगर समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लाइट समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट है क्या, ठीक है। क्योंकि वो जिसने समझ लिया उसको नोबेल मिल गया, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो एक्सप्लेन कर दिया उसने, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इंटेंसिटी समझाऊं, फ्रीक्वेंसी समझाऊं, उसके बाद ये समझाऊं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे समझाया आइंस्टीन ने, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो एक क्लास के बाद आएंगे, अभी तो थ्योरी चलती है शुरुआत में, ठीक। तो सबसे पहले लाइट जो रहती है उसको अगर अपन जमाएं, कम बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो वो जमती है VIBGYOR। उसके बाद होती है IR, इंफ्रारेड, ठीक है। वॉयलेट के पहले होती है अल्ट्रा वॉयलेट, और उसके पहले होती है एक्स रेस, उसके पहले होती है गामा रेस, और उसके भी पहले होती है कॉस्मिक रेस, जिसको अपन नहीं पढ़ते क्योंकि इस पर भी रिसर्च चल रही है, हम यहीं तक देखते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो हमें लाइट का स्पेक्ट्रम पूरे से अच्छे से याद आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा कि गामा रेस को एक्स रेस से कंपेयर कराएगा, तो पता होना चाहिए कि गामा रेस लेफ्ट हैंड पे थी कि राइट हैंड पे थी। फिर इंफ्रारेड के बाद जाते हैं रेडियो माइक्रो, रेडियो और माइक्रो, पहले आती है माइक्रो फिर आती है रेडियो, माइक्रो रेडियो, ठीक है। इस तरीके से वेव्स हैं। अब इसके अंदर ये देखें कि ये जो इतना हिस्सा है ये कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसका मतलब इतनी कलर अपनी आंख देख पाती है, हमारी आंख इतने कलर देख पाती है, होते दुनिया में अरबों खरबों कलर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ इतने देख पाते हैं, और उसके अंदर भी कुछ शेड्स, ठीक है, देख पाते हैं, और कुछ लोग कुछ शेड नहीं देख पाते, वो कलर ब्लाइंड होते हैं। और तुमको आश्चर्य होगा कि हर 10 में से एक आदमी कलर ब्लाइंड है, हर 10 में से एक, मतलब तुम्हारा परिवार यदि 10 लोगों का है तो उसमें से एक कलर ब्लाइंड है, उसे कभी पता नहीं पड़ेगा कि वो कलर ब्लाइंड है। क्योंकि ऐसा कलर ब्लाइंड नहीं होता कि नीले कलर की टी शर्ट है तो वो सफेद हो गई,
वो हल्का कलर ब्लाइंड होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि ओपिनियन में डिफरेंस आता है, जैसे बोला दीवार पे नीला कलर है तो दूसरा बोलता है नीला नहीं है तो हल्का सा हरा दिख रहा है मुझे, बस इसका मतलब तुम दोनों में से कोई एक कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड का मतलब समझ में आया। कलर ब्लाइंड मतलब कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाना। लेकिन फिर भी वो बात छोड़े, अपन ये बोले कि विबग्योर जो है वो विजिबल है, सभी को दिखता है। इसके आगे का हमें नहीं दिखता, इसके पीछे का नहीं दिखता। लाइटें सब तरीके होती है पर इतनी कुछ दिखती है कुछ नहीं दिखती। अब क्या होता है कि यहां से लेके इस जगह से अगर अपन बढ़े आगे की तरफ तो इधर साइड वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, वेवलेंथ बढ़ती है। और यदि अपन पीछे की तरफ जाएं तो एम्पलीट्यूड नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, अब बताओ एम्पलीट्यूड राइट हैंड की तरफ बढ़ता है कि लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ता है? अगर मैं बोलूं कि ज्यादा एम्पलीट्यूड की लाइट है तो एम्पलीट्यूड जो है वो राइट हैंड की तरफ बढ़ेगा, ऐसा कि इस साइड बढ़ेगा लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जिसने इसका आंसर दे दिया इन दोनों में से, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता क्योंकि इन दोनों में से कुछ आंसर नहीं है। किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो एक वॉयलेट लाइट का भी ऊपर हो सकता है, रेड का भी ऊपर हो सकता है, कम ज्यादा करना अपने हाथ में। ठीक है, हाँ, लेकिन इंटेंसिटी यदि किसी ने बोली इंटेंसिटी, तो अब बताओ कि वो राइट हैंड साइड में बढ़ेगी कि लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेगी? इस इधर से कॉस्मिक से रेडियो की तरफ बढ़ेगी कि रेडियो से कॉस्मिक की तरफ बढ़ेगी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यदि तुमने इसका आंसर राइट हैंड साइड दिया है कि राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ती है, तो वो तुम्हारे मन में होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम अपने आप को जज करो। यदि तुमने इसका राइट हैंड साइड आंसर दिया है तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इंटेंसिटी लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं बढ़ती, वो भी एम्पलीट्यूड जैसी होती है, किसी का भी ज्यादा किसी का कम। ठीक है, अगर आपने आंसर सही दिया है तो आप कुछ कुछ लाइट को जानते हैं, और अगर इसमें कंफ्यूज किया गए हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पहले अपन यहां पे क्लियर करें कि इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फ्रीक्वेंसी शब्द समझो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन ए सेकेंड। ठीक है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं चीजें समझने में, लेकिन जीवन भर सही समझ में आती है, क्वेश्चन गलत नहीं होते थ्योरेटिकल। ठीक है, भले ही ये बात सही है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल 20% ही आते हैं, 80% न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन 20% नहीं, एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, एक गलती करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना है जीवन में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बार चीज रिपीट हो रही है। यानी कि अगर मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तेज तेज चल रही है वो चीज। एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पेंडुलम की फास्ट ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक सेकंड में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो बेसिकली फर्स्ट से फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट से फास्ट। कोई सी चीज फास्ट ऑसिलेशन कर रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि फास्ट ऑसिलेशन कर रही है। ठीक है, अब इससे हमारी लाइट पे क्या असर होता है? तो मैंने तुमसे पूछा था नॉब घुमाएंगे अगर फ्रीक्वेंसी का तो क्या होगा, तो उसका आंसर अगर आप नॉब घुमा दोगे तो अंधे हो जाएंगे सब लोग। लेकिन तुमने इंटेंसिटी का नॉब घुमा दिया, अंधे नहीं होंगे। तुमने एम्पलीट्यूड का नॉब घुमा दिया, अंधे नहीं होंगे। तुमने वेवलेंथ का नॉब घुमा दिया, अंधे नहीं होंगे। फ्रीक्वेंसी से अंधे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो जब बढ़ती है तो इस दिशा में बढ़ेगी। तो यहां देखो कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बेसिकली उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी का बढ़ने का मतलब पेनिट्रेटिंग पावर का बढ़ना। ठीक है, छेद करने की ताकत बढ़ जाना। फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ना। अब समझे, यहां पे इधर से इधर की तरफ हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, इधर से इधर की तरफ। तो देखो यहां पे ये जो लाइट है जो हमें दिखती है, क्या ये हमारी स्किन में घुस सकती है? तो उसका आंसर है नहीं, ये स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। क्या आंसर है? ये स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही अपन आगे बढ़े और अल्ट्रा वायलेट पे पहुंचे, अल्ट्रा वायलेट लाइट स्किन को पेनिट्रेट कर गई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है। इधर साइड क्या बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है,
लेकिन जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो स्किन को पेनिट्रेट कर पाई, परंतु अपने मांस में नहीं घुस पाई। मांस मतलब मसल्स में, ठीक है। स्किन को पेनिट्रेट करा लेकिन मसल में नहीं घुस पाई, तो सिर्फ स्किन का कैंसर वगैरह कर सकती है, सूरज की रोशनी में होता है। लेकिन जैसे ही अपन उसके और आगे बढ़े और एक्सरे पे पहुंचे तो हमको पता पड़ा कि ये मसल को भी पेनिट्रेट कर गई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी पेनिट्रेटेशन पावर ज्यादा होती, और मसल को अंदर घुस गई, लेकिन ये हड्डी में नहीं जा पाई। हड्डी के अंदर चली जाती तो फोटो फिर वो काय का लेती, वो तो हड्डी के बाहर से ही फोटो ले पाएगी ना। इसका मतलब ये हड्डी के अंदर नहीं गई, परंतु जो गामा रेज है वो हड्डी के अंदर भी चली जाती है। इसलिए जब बोन मैरो कैंसर होता है, यानी हड्डी के अंदर का कैंसर होता है, तो ऊपर से गामा रेस फेंकते हैं, क्योंकि बच्ची भी कोई अंदर जा ही नहीं पाती। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी बार। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ड्रिल मशीन है, वो ऐसे धीरे धीरे घूमती है, 1 सेकंड में 2 बार बस, तो क्या छेद करेगी? उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ही नहीं है। लेकिन अगर वो 1 सेकंड में बहुत तेज घूमती बहुत तेज घूमेगी तो पेनिट्रेशन कर जाएगी, उसके छेद करने की, ड्रिलिंग की पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगी। हायर इज द फ्रीक्वेंसी, हायर इज द पेनिट्रेटिंग पावर। बस इतना याद रखना, छेद कर जाती है वो, और बहुत दमदार लाइट कहलाती है, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो लाइट दमदार, ठीक है। तुम इसके लिए बस एक ही शब्द याद रखना, दमदार लाइट है, फोड़ के रख देगी। फ से फ्रीक्वेंसी, फ से फोड़ के रख देगी, ठीक है। लाइट क्या करेगी? फोड़ के रख देगी। अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि मेटल की सरफेस ली, इसके ऊपर अपन ने लाइट डाली, कौन से कलर की? ग्रीन कलर की, विजिबल लाइट, दिखने वाली विजिबल लाइट ग्रीन डाली। पता पड़ा इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा, वो जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो चौड़ी नहीं हो रही। फिर हमने क्या किया कि ग्रीन को हटा के येलो डाली। बताओ कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा? तो उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन लाइट से तो येलो लाइट और मरी हुई है, दमदार ही नहीं है। क्योंकि ग्रीन लाइट इस साइड है, येलो लाइट तो इस साइड है। जो इस साइड जाती है वो कमजोर होती जाती है। इधर वाले दमदार है, फोड़ के रख देंगे, इधर वाले खुद ही फूट जाते हैं। आई बात समझ में? तो दमदार लाइट कौन सी है? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि रेड और वॉयलेट में से दमदार कौन सी है, तो जो नाड़ी रहते हैं बोलते रेड। रेड में बहुत गुस्सा दिखता है, लाल कलर में, अरे कुछ नहीं रहता उसके अंदर। जो वॉयलेट रहती है वो लाइट दमदार है, क्योंकि रेड वाली जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये इंफ्रारेड से तो अपन स्किन को हीट करते हैं, स्किन के पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो रेड लाइट जो है वो कमजोर है, वॉयलेट दमदार है, अल्ट्रा वॉयलेट और दमदार, ये कीटाणु को भी मार देती है। एक्सरेस उससे दमदार, सबसे दमदार गामा और कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस तो उसका रिसर्च चल रही है, बेसिकली उससे तो गन बन सकती है, किसी के भी आर पार चली जाती है, ठीक है। तो गामा रेस तक अपन देख रहे हैं, तो गामा रेस जो है वो सबसे दमदार। तो तुमको एक बात समझ में आई क्या? फ्रीक्वेंसी है ना, फोड़ के रख देगी, ठीक है। अब मैंने तुमको क्या बोला था? वो नॉब घुमाएंगे अपन फ्रीक्वेंसी वाला ऐसे नॉब घुमाओगे तो होगा क्या? तुम्हारी जो लाइट है वो रेड से ऑरेंज होते हुए, वॉयलेट होते हुए, अल्ट्रा वॉयलेट होते हुए, एक्सरेज और गामा रेस होगी। आंखें कहां बचेगी? छेद करते हुए निकल जाएगी अंदर, सब अंधे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कब होगा? जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होगे। लेकिन लैम्डा बढ़ाने से नहीं होता, ऐसा एम्पलीट्यूड बढ़ाने से नहीं होता, ठीक है। तो लैम्डा बढ़ाने से और एम्पलीट्यूड बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? तो बेसिकली लैम्डा तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, सिंपल सी बात है। तुम लैम्डा बढ़ाओगे तो तुम इधर साइड चले जाओगे ना, कमजोर लाइट की तरफ, शांत अच्छी लाइटों की तरफ चले जाओगे, और इधर साइड जो है वो तुम खराब लाइटों की तरफ चले जाते। कुछ बोलते हैं कि मोबाइल को साथ में रख देने से कैंसर हो जाता बार बार, तो बेसिकली होता है, लेकिन संभावनाएं थोड़ी कम है। बहुत ज्यादा यूज करने पर होगा, क्योंकि कैंसरस जो है वो इधर वाली है सारी। ये अल्ट्रावायलेट कैंसर करती है स्किन की, एक्सरे कैंसर करता है। जो लोग एक्सरे की मशीन पे काम करते हैं, 10-20 साल काम कर लिया अगर एक्सरे की मशीन पे किसी टेक्निकल व्यक्ति ने, उसको कैंसर हो जाता। गामा रेस वालों को भी हो जाता, ठीक है। लेकिन रेडियो और माइक्रोवेव्स वालों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है उनकी। रेडियो वेव्स पे हमारे मोबाइल चलते हैं, गाने चलते हैं, रेडियो के, टीवी चलता। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन है, वेव्स तो है, एनर्जी तो है ही, तो खतरनाक है, पर इतनी नहीं है, प्रिकॉशन से यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां अपन क्या बोल रहे हैं कि जो दमदार लाइट है वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाली, और जो
ऐसा सोचना, उल्टे हाथ का पड़ेगा बोलते हैं ना, उल्टे हाथ का दमदार पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा। अब बची बात एम्पलीट्यूड की, उसको वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्योंकि उसमें बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा है दूसरे नंबर पे, वो इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का दूसरा शब्द जो है उसका मतलब होता है मात्रा, अमाउंट, अमाउंट ऑफ लाइट। और लाइट अगर फोटोन से बनी है तो अपन ऐसा मानते ही है कि फोटोन से बनी है, तो दूसरी भाषा में बोलो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होना, नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या होना, ज्यादा होना। ज्यादा नंबर है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, पर वो दमदार है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। दमदार है कि नहीं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। मात्रा ज्यादा है तो वो काय पे डिपेंड है, इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जब अपन वेव बनाते हैं, लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना ऊपर जाती है उतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होता, ये इसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा। एम्पलीट्यूड किसी ने बोला कि ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग आए, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, दोनों एक ही शब्द है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो उस केस में बोलना इंटेंसिटी ज्यादा है ना, बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे आए। लेकिन ये बहुत सारे जो आए हैं ये दमदार है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे मान लो कि अपन ने बोल दिया कि लड़ाई हो गई, ठीक है। अब बाहर से आवाज आई कि बहुत सारा आए मारने के लिए तुमको, बहुत सारा आए, बाहर जाके देखा तो इतने इतने से बच्चे, छोटे छोटे से। अरे तो दमदार नहीं है ना, इसका मतलब बच्चे बहुत सारे आए हैं, इसका मतलब ज्यादा आए, मतलब उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बट दे डू नॉट हैव फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं। जैसे चाइना से सैनिक चले आए, ठीक है। अब वो ढेर सारे दिखने में सब एक जैसे रहते, फोटोकॉपी, पता ही नहीं पड़ता कौन क्या। तो बहुत सारे एक साथ आ जाए तो उस केस में उनका दमदार होना भी तो जरूरी है। भारत का एक चला गया तो एक ही चला गया, 10 को निपटा के आ गया। अगर एक चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो दमदार है, फोड़ के आ जाएगा, पर एक ही है। और अगर इंटेंसिटी भी ज्यादा होती, यानी मात्रा भी ज्यादा होती, तो बहुत सारे सैनिक भारतीय होते और फिर वो दमदार भी होते और फोड़ के आ जाते। आई बात समझ में इन दोनों में? अच्छा, और समझाऊंगा 2-3 बार, ठीक है। भले तुम बोर हो जाओ, लेकिन इसलिए समझाऊंगा क्योंकि अगर ये शब्द समझ में आ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक का कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। दूसरी एक और चीज मैं बता दूं, केमिस्ट्री का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो और फिजिक्स का में अंतर है थोड़ा सा। हम ग्राफ में और न्यूमेरिकल में इतने उलझ जाएंगे अब बाद में कि आपको केमिस्ट्री का थोड़ा इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं लिए जाते और न ही उसके अंदर ग्राफ्स पर कंसंट्रेट करते हैं, जबकि आईआईटी में और मेडिकल में लोग ग्राफ बहुत पूछते हैं। और ग्राफ बनता है पूरा इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी या किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्सेस दिस, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, कम से कम 50 ग्राफ बन सकते हैं। 10-20 तो मैं बता दूंगा, बाकी के तुमको अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक। चलिए समझिए बात। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को केमिस्ट्री की भाषा में समझा देता हूं। हमने बोला कि एसिड लिया हमने, एसिड, उससे हम क्या करेंगे, कुछ चीज जलाएंगे प्लास्टिक की। तो मान लो कि ये बॉल है, इसको मैं जलाऊंगा प्लास्टिक की, एसिड डाल दूंगा इसके ऊपर। एसिड डाल दूंगा तो एसिड में लेके आया कितना, 1 बॉटल एसिड लेके आया, ठीक है। तो ये 1 बॉटल एसिड लाया और इसके ऊपर डाल दिया, देखा जला ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉटल भर के लाया, इसका मतलब अमाउंट ज्यादा है। अमाउंट ज्यादा है इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, पर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, और कंसंट्रेशन को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे तो मैं क्या करता है कि ये जितना भरा है इसमें पानी, इतना ही एसिड लाता, लेकिन दमदार लेके आता है हाई कंसंट्रेटेड, तो हाईली कंसंट्रेटेड लाता तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसको गला देता, ठीक है। तो अगर मैंने तुमसे बोला कि इस बॉल को गलाना है, उसके लिए जरूरी चीज क्या, फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी, जरूरी चीज क्या, दोनों जरूरी है। तो उसका आंसर है पहली जरूरत है फ्रीक्वेंसी की, पहली जरूरत इंटेंसिटी की नहीं। तुमने बोला 2 डब्बे भर के ले आएंगे हम, तो 2 बाल्टियां, उससे क्या होगा, तुम पानी मिला के लिया है, उसको डाइल्यूट कर दिया तुमने, डाइल्यूट कर दिया तुमने, मात्रा बढ़ा ली लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा ली, लेकिन तुमने फ्रीक्वेंसी कम कर ली, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर ली। तो हम क्या बोलेंगे, पहली जरूरत है इसमें छेद करने के लिए कंसंट्रेशन की, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है दमदार। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज इसमें तुमको, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तुम कंसंट्रेशन बोलते हो, वो ही फ्रीक्वेंसी होता है।
और यहां जो तुम अमाउंट बोलते हो केमिस्ट्री में कि 12 ml हमने सॉल्यूशन लिया, वो बेसिकली इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो ये समझ में आई बात तुमको, इंटेंसिटी क्या है वो क्या है। अच्छा, अगर इसने बोला बॉल को गलाना है, तो मैंने कहा कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो। तो तुमने क्या किया, एक ड्रॉपर लेके आए और ड्रॉपर से 2 बूंद हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिया इसके ऊपर। 2 बूंद ने छेद तो कर दिया, लेकिन पूरा नहीं गला पाया ना, क्योंकि पूरा गलाने के लिए तो मात्रा भी चाहिए ना। तो अगर कोई बोलेगा कि ढंग से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए, तो हम बोलेंगे फिर दोनों बातें होनी चाहिए, तेरी फ्रीक्वेंसी में भी दम हो, यानी तेरी लाइट में दम हो, फ्रीक्वेंसी हाई हो, दूसरे नंबर पे मात्रा भी ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा क्या हो, लाइट हो, अमाउंट हो, यानी कि ज्यादा फोटॉन्स हो, ढेर सारे फोटोन आए और सब दमदार दमदार खली जैसे फोटोन आए, तो कोई बात बने। ठीक है, ऐसे मरियल से फोटोन लिया है लो फ्रीक्वेंसी के और बहुत सारे लिया है, तो क्या काम किया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, दमदार, इंटेंसिटी मतलब क्या, बहुत सारे। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से शब्द समझ में आ गए होंगे। अब जैसे ही आप लॉ पढ़ोगे आपको सारी समझ में आने लग जाएंगे। अब इसके बाद पूरा चैप्टर ही क्लियर है, फिर कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो ये एक आप नोट कर लें फटाफट, फिर आगे देखते हैं। चलिए, अब अपन इसको मिटा लें और इसके बाद अब अपन ये देखें कि कैसे पता पड़ा कि इंटेंसिटी पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, इंटेंसिटी पे नहीं। और ये लॉस कैसे निकाले लेनार्ड वगैरह ने, लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, तो उसने कैसे निकाले। और दूसरी चीज ये है कि इनके ग्राफ्स वगैरह कैसे बनते हैं। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला बना। तीसरी चीज ये है कि कैसे पता पड़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इस कारण से होता, रीजन आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन पहले देख लें, क्योंकि अपन पहले पढ़ रहे हैं थ्योरी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं थ्योरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। इसके एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर, बेसिक तो एक ही फॉर्मूला है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट्स ऑल। उसके बाद उसी को घुमा घुमा के उन्होंने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो सुने, सबसे पहली चीज यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हुआ, किस बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करा। तो देखें आप, लाइट की कुछ थ्योरीज आई, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। लाइट की कुछ थ्योरीज आई जिसको हम बहुत सालों से जानते हैं। तो थ्योरीज ऑफ लाइट, इस पर बहुत विवाद चला। सबसे पहले न्यूटन की एक थ्योरी आई जिसको बोलते हैं न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। सेकंड नंबर पे जो थ्योरी आई उसके बाद, उसका नाम था मैक्सवेल। इसके पहले हाइगन्स वेव थ्योरी आई थी, हाइगन्स वेव थ्योरी। तो सबसे पहले न्यूटन नाम के साइंटिस्ट आए। न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, आइंस्टीन ने कैसे समझाया, ये पता पड़ेगा तुमको। और हम अन्य किसी के कारण, यानी वेव मान के या किसी और तरीके से मान के हम इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, इसको अलग से चैप्टर क्यों बनाना पड़ा, रे ऑप्टिक्स में क्यों नहीं डाला इसको, या वेव ऑप्टिक्स में क्यों नहीं डाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा ही अलग कर दिया चैप्टर। जबकि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अपन लाइट के बेसिस पे 2 चैप्टर्स पहले ही पढ़ चुके हैं, उनमें क्यों नहीं डाल पा रहे हैं। तो न्यूटन्स कार्पसल्स थ्योरी ये बोलती है कि लाइट इज ए पार्टिकल, ये ना लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, कण है ऐसे जैसे राई के दाने, इस टाइप की कोई चीज है। अब वो जब आंखों पे पड़ते हैं रेटिना पे तो हमको सेंसेशन आता है, जैसे गाल पे झापड़ पड़ता है तो सेंसेशन आता है, वैसे उसको भी आ जाता है। ठीक है, तो हमको सेंसेशन आता है, पार्टिकल्स आंख पे पड़ते हैं, छोटे पार्टिकल्स पड़ते हैं तो अलग कलर दिखता है, बड़े पार्टिकल्स पड़ते हैं अलग कलर दिखता है। ठीक है, अब न्यूटन से पूछा गया कि भाई अगर कोई सी चीज में से पार्टिकल लगातार निकल रहे हैं, मान लो कि तुमने बोला बल्ब में से निकल रहे हैं, तो थोड़े दिन में बल्ब को खोखला हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल है मास, पार्टिकल में मास होता है, और अगर उसमें मास होता है तो थोड़े दिन के अंदर पार्टिकल जो है निकल के बल्ब गायब हो जाना चाहिए, या मोमबत्ती जो है पूरी
गायब हो जानी चाहिए, दिया गायब हो जाना चाहिए, कोई भी चीज, ठीक है, तो ट्यूबलाइट गायब हो जानी चाहिए, लेकिन गायब तो नहीं होती, इसका मतलब मास तो नहीं निकल रहा। तो न्यूटन इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनकी थ्योरी फेल हो गई बिकॉज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिक्रीजेस। ठीक है, पार्टिकल है तो मास होगा, मास है, वजन है, तो निकलने पर जो है वो ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज होना चाहिए, तो बल्ब का वेट कम होना चाहिए थोड़े समय के बाद। लेकिन अपन देखते 10-10 साल से बल्ब लगा अपने घर के अंदर, वैसा का वैसे ही है, 450 ग्राम का, तो वो कम नहीं हुआ। तो बल्ब का वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए थ्योरी फेल हो गई। हाइगेंस ने बोला कि नहीं भाई, ये न्यूटन जो है गलत बोल रहे हैं, पार्टिकल आर्टिकल नहीं होता, तो वेव होती है। उन्होंने वेव थ्योरी दे दी, वेव होती है, इसका मतलब ये कैसे चलती है, ऐसे चलती है उड़ते उड़ते। तो लाइट जो है वो वेव है और वेव चलती है इस तरीके से। तो पूछा कौन सी वेव है भैया, तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर होगी तो 100% वो मैकेनिकल होगी, और अगर वो मैकेनिकल वेव होगी तो उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी मीडियम चाहिए उसको, यानी माध्यम चाहिए उसको, एयर चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी हो उसको मीडियम चाहिए। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई मीडियम, फिर भी लाइट आती है, लाइट आती है, तो इसके कारण ये थ्योरी फेल हो गई। लेकिन इन्होंने फिर समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक मीडियम है, उसका नाम है ईथर। तुम समझ नहीं पा रहे बात को, वो ईथर के कारण जो है वो लाइट आती है। उनसे पूछा ईथर दिखाओ भाई कैसा होता, साइंटिस्ट पूछते हैं ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस। तो उन्होंने पूछा कि बताया कि ईथर जो है वो एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस है, और उसका कोई मास नहीं होता, और उसको फील भी नहीं कर सकते, उसको स्मेल भी नहीं कर सकते। तो पता कैसे करोगे, लेकिन ये कोई ईथर प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए इनकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो आया उनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल साइंटिस्ट ने क्या बोला कि नहीं, हाइगेंस सही बोल रहे हैं, न्यूटन गलत है। न्यूटन इसलिए गलत है क्योंकि न्यूटन बोल रहे हैं पार्टिकल है, जबकि वास्तविकता में वो वेव है। बस हाइगन ने एक गलती कर दी, उसको मैकेनिकल वेव बता दिया, जबकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको चलने के लिए मीडियम ही नहीं चाहिए, तो जो मीडियम का झंझट है वो इसने हटा ही दिया, मीडियम का झंझट इसने हटा दिया। ठीक है, अब इस बीच में डेवलपमेंट हुआ, मैक्सवेल ने थ्योरी दे दी, हाइगन ने भी दे दी, न्यूटन तो आप समझते ही कितना बड़ा साइंटिस्ट है, वो नहीं होते तो आज अपने फिजिक्स का कोर्स जो है वो 30 दिन में कंप्लीट हो जाता, जो कि 2 साल चलता। तो न्यूटन की बात गलत सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो न्यूटन की बात इन लोगों ने गलत सिद्ध कर दी, और उसी समय में एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था यंग्स। यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि हाँ, लाइट जो है वो वेव है, क्योंकि अगर ये वेव नहीं होती तो वो जो पैटर्न बनता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे फ्रिंजेस का, वो नहीं बनता। ठीक है, अब क्या था वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने क्या किया है, एक छेद यहां किया, एक छेद यहां किया, 2 स्लिट बनाई, यहां पे लगाई क्या, एक स्क्रीन, और स्क्रीन लगाने के बाद क्या किया, यहां से लाइट भेजी। जब अपन यहां से लाइट भेजेंगे तो हमारे हिसाब से यदि ये पार्टिकल होती लाइट, यानी कि स्प्रे जैसी गन होती, तो ये क्या करती कि यहां पे 2 छेद बना देती थी, 2 निशान बना देती पेंट का। मान लो कि मैं लाइट को पार्टिकल मानूं, पार्टिकल का मतलब कोई सी चीज ऐसी जिसके अंदर मास होता है, जैसे पेंट, लाल कलर का पेंट। लाल कलर का पेंट यदि किसी गत्ते में से, कार्डबोर्ड में से, जिसमें 2 छेद हैं, फेंका जाएगा तो दीवार पे 2 छेद बना देगा, और क्या करेगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। 3 छेद कर दोगे इधर साइड तो दीवार पे 3 छेद हो जाएंगे, 3 छेद दिखने लगेंगे, क्योंकि स्प्रे यहां से निकल के इधर चला जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि लाइट जब फेंकी जाती है तो यहां पे 3 स्पॉट नहीं बनते, यहां पे लाइट और डार्क फ्रिंजेस आ जाती, काली सफेद पट्टी आ जाती है, जैसे जेब्रा के ऊपर होती है। और काली सफेद पट्टी के आने का मतलब है लाइट इधर भी गई, इधर भी गई, इसका मतलब कई जगह मुड़ गई, इंटरफियर हुई एक दूसरे के अंदर, और उसने पैटर्न बना दिया। और ये तभी हो सकता है जब लाइट ऐसे ऐसे चलती हो और वेव होती हो, सीधे सीधे जाके टकरा गई तो पार्टिकल तो सीधे स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और लाइट जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई होगी, इसका मतलब इट मस्ट बी ए वेव। तो यंग्स ने सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई, ये तो वेव ही है। ठीक है, तो न्यूटन्स की थ्योरी पूरी फेल हो गई। लेकिन उसके बाद ये 1800-1900 के आसपास जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आविष्कार हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आविष्कार में क्या हुआ कि अपन मेटल के ऊपर लाइट डालते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है।
इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो साइंटिस्ट बोल रहे थे हाइगेंस और मैक्सवेल की वो जो है वेव है वो किसी तरीके से सेट नहीं होती। क्यों सेट नहीं होती? देखें उसको। मान लो कि वेव है, वेव समझते हो ना तुम? वेव मतलब मेरी आवाज, साउंड, ठीक है, ये वेव ऐसे ऐसे चलती। और अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल है ना, पी से पार्टिकल, पी से पत्थर, ठीक है, ये पार्टिकल है, पत्थर, समझते हो? आवाज और पत्थर। मैंने क्या बोला कि दीवार लगी है मेरे घर के सामने, यहां पे इस दीवार में ईंटें हैं, ये ईंटें, ईंटें क्या है? पार्टिकल है, वेव है, तो बोले पार्टिकल है, पार्टिकल से मिलकर बनी है तो बड़ा पार्टिकल है। मुझे इस ईंट को इसमें से बाहर निकालना है, एक ईंट इसमें से हटानी है यहां से, ठीक है, एक ईंट जो है बीच में से हटानी है यहां से। और ये सब ईंटें सिर्फ जमी हुई है, सीमेंट वीमेंट नहीं है, सिर्फ लगी हुई है। एक ईंट अगर मुझे हटानी है तो मैंने क्या किया कि इसके सामने आके गाना गाना चालू किया, और आवाज बढ़ा के तानसेन की तरह गाना तेज तेज करता गया। मैंने क्या दिमाग लगाया कि मेरे गाने में एनर्जी है, और अगर मेरे गाने में एनर्जी है तो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एनर्जी लेके कोई भी हट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हट जाते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो ईंट भी हट जाएगी एक दिन, लेकिन नहीं हटती, जबकि हट जाना चाहिए एनर्जी लेके। लेकिन होता क्या है कि जब वेव होती है ना, तो वेव हमेशा प्रसाद बांटते हुए चलती है। ध्यान से समझे क्या शब्द बोला मैं, वेव प्रसाद बांटते हुए चलती है। इसका मतलब इतना प्रसाद है, इतनी एनर्जी है, तो ऐसा नहीं हुआ किसी एक को दे दे, थोड़ा इसको देगी, थोड़ा इसको देगी, फिर इसको देगी, फिर बच गया तो फिर पहले को देगी, फिर दूसरे को देगी, इस तरीके से प्रसाद बांटते हुए चलती है। तो यदि उसके पास 100 जूल एनर्जी है और इस ईंट को निकालने के लिए मुझे 100 जूल ही चाहिए, तो अगर वो पूरी एनर्जी इसके ऊपर एक साथ फेंक देती तो ये ईंट बाहर निकल जाती। लेकिन उसकी आदत क्या है, 1 जूल इसको दिया, 2 जूल इसको दिए, इस तरीके से सबको 10-10 जूल पकड़ा दिए, इसको भी 10 जूल मिल गया, तो 10 लोगों को 10 जूल मिलने से 100 जूल तो खर्च हो गए, लेकिन उस ईंट को 100 जूल नहीं मिला ना, उसको तो लगातार 100 जूल मिलेगा तब हटेगा ना वो। तो ईंट को हटाने के लिए तुम्हें एक साथ 100 जूल चाहिए, और एक साथ 100 जूल चाहिए, तो उसने देखा कि आवाज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, आवाज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और एक और बात समझे कि अगर वेव होती लाइट, ठीक है, वेव यदि होती तो उसकी जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। वेव की एनर्जी, ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेव की एनर्जी इंटेंसिटी बेस्ड होती है, इंटेंसिटी पर निर्भर होती है, न कि फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, न कि फ्रीक्वेंसी पर। अगर अपने को 20-50 साल पहले पता होता तो अपन को नोबेल मिल जाता, ये पॉइंट पता होता। तो वेव की एनर्जी इंटेंसिटी पर निर्भर होती है, न कि फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। इसका मतलब इंटेंसिटी, एनर्जी ऑफ ए वेव, एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बताया था ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर का, एम्पलीट्यूड का मतलब ऐसे में ऊपर नीचे हो जाना। तो हमने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक मेटल लिया, ये मेटल लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि एक लाइट ली, लाइट लेने के बाद इसमें लो फ्रीक्वेंसी की लाइट रखी, लो फ्रीक्वेंसी की लाइट लेने के बाद यहां लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि मात्रा बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी कम पड़ रही है। तो फ्रीक्वेंसी कम पड़ के अपन ने क्या किया, मात्रा बढ़ानी चालू करी, तो हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पता पड़ रहा है कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। इंटेंसिटी बढ़ाना है यानी एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, यानी कि वेव का एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आपने 100 जूल एनर्जी ली, 10 लोगों को बांटी तो सबको 10-10 जूल एनर्जी मिली। आप क्या करते कि 5 लाख एनर्जी लेते तो सबको इतनी ज्यादा मिलती कि सब टूट टूट के अलग हो जाते। एटलीस्ट ये वाली तो टूट के अलग ही हो जाती, 10 लोगों में बढ़ती तो 50-50 हजार मिलते, ठीक है। तो 50-50 हजार जूल एनर्जी होती तो उसको तो 100 ही जूल थी तो वो तो निकल ही जाती ना, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, नहीं हुआ ऐसा। इसका मतलब क्या, 5 लाख की एनर्जी डालने के बाद भी, 5 लाख का एम्पलीट्यूड डालने के बाद भी उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा ले, एनर्जी कितनी भी बढ़ा ले,
वो वेव नहीं है इसलिए वो निकाल नहीं पा रही, वो कुछ और है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या बोला कि अगर तुम्हें किसी पत्थर को निकालना है तो उसको गाना गाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर पत्थर ही फेंकाना पड़ेगा। इसका मतलब मास को मास ही निकाल सकता। तो यदि मुझे किसी पत्थर उसको निकालना मास को, तो उठा के इसी को फेंकना पड़ेगा, ना कि कोई गाना गाना या फिर अपना कुछ वेव फेंकने से होगा। तो इसका मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में ही दम रहता है जिसमें अचानक से एक जगह पे फेंक देने का। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अपन होली पे रंग खेलते हैं, तो एक होता है पिचकारी डालना। पिचकारी से जो रंग डाला जा रहा है वो है वेव जैसी एनर्जी फेंकना, और एक वो गुब्बारे में भर लेते हैं रंग और अचानक एक ही बार में फेंक देते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं पार्टिकल फेंका। तो ये फेंका पार्टिकल और ये फेंकी पिचकारी यानी वेव। ठीक है, तो एक साथ जाके जब एनर्जी टकराएगी उससे, एक साथ जाके जब उसमें पटाखा फूटेगा, तब जाके वो छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तब निकलेगी हीट। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि मेरा भाई न्यूटन सही बोल रहा था। ठीक है, कि भाई ये लाइट जो है वो पार्टिकल ही होती है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि इसके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, और ये 100-125 साल तक चलता रहा, एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे उसका कि ये निकल कैसे रहा इलेक्ट्रॉन, जबकि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तब भी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो वेव तो हो ही नहीं सकती, जबकि वेव को सत्य मान लिया गया था। तो फिर आइंस्टीन ने जो है वो पूरी थ्योरी पलटी। उसने बोला कि मेरा जो भाई था जो मेले में बिछड़ गया था, कुंभ के मेले में, न्यूटन, वो जो है वो सच बोल रहा था, पार्टिकल होता है नेचर। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, अगर पार्टिकल होता है तो बताओ फिर उसका बल्ब का मास क्यों नहीं कम होता। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, देखें इसको। ठीक है, आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन। तुमको ये समझ में आ गया वेव थ्योरी के बेसिस पे हम क्यों नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकते। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वेव थ्योरी के बेसिस पे क्यों नहीं समझा सकते। तो उसका कारण है कि वेव की एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे। हमने इंटेंसिटी बढ़ा के देख लिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा के देख लिया, उसके बावजूद भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। जब तक हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंचे, जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचने के बाद होता है, इसका मतलब किसी ने पूरी एनर्जी एक ही पार्टिकल को दे दी होगी। तो तुमने यहां से लाइट फेंकी, वो इधर उधर भटकते हुए, अलग अलग ईंटों को प्रसाद ना बांटते हुए सारी की सारी एनर्जी एक को दे गई होगी, तो वो अलग हो गया होगा। ठीक है ना, तो वो अलग तभी हो गया होगा जब बंडल फेंका होगा। बंडल फेंका होगा यानी कि कुछ पैकेट आया होगा, और पैकेट आया होगा इसका मतलब पार्टिकल होगा, क्योंकि पी से पैकेट और पी से पार्टिकल होता है। ठीक, तो ये यहां पे कुछ हिस्सा जो आपको नोट करना लिख ले, मैं मिटा रहा हूं। हाँ, अब आगे समझे आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ये अपना मेन वो है। तो आइंस्टीन ने बोल दिया कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वेव किसी ऑब्जेक्ट को इजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो पार्टिकल ही होगा। तो दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटोन थ्योरी। उन्होंने क्या नाम दिया, फोटोन नाम दे दिया उसी पार्टिकल का जिसको इन लोगों ने कार्पसल्स बोला था। न्यूटन ने जिसको कार्पसल बोला था, उसको आइंस्टीन ने फोटोन बोल दिया, नाम बदल दिया, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी भी बदल दी। इन्होंने क्या बोला कि जब बल्ब में से कोई फोटोन निकलता तो उसका रेस्ट मास 0 होता है, यानी जब वो आराम कर रहा होता है तो उसमें कोई मास नहीं होता। ठीक है, रेस्ट मास इज 0, मतलब रुका है तो है ही नहीं। लेकिन जब वो यहां से निकला और चलने लगा तो उसकी स्पीड के कारण वो मास गैदर कर लेता है, रास्ते में मास आ जाता है उसका, रास्ते में। और फिर जब वो टकराता है तो वापस से वो एनर्जी के रूप में सारा मास कन्वर्ट करके जिस पे भी फेंकना उस पे फेंक देता। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी, आइंस्टीन ने। उन्होंने क्या बोला कि जब निकलता है तो निकलते समय इस साइड, तो वो क्या होता है, वो इस साइड जो है वो बिहेव करता है मासलेस पार्टिकल जैसा। उसके बाद जब चल रहा होता है तो उसके अंदर मोशन के कारण उसके अंदर मास और एनर्जी आ जाता है, और वो जो मास और एनर्जी का बंडल है वो जाके जिससे टकराता है उसको पूरी एनर्जी एक बार में दे देता है। ठीक है, और खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी, जिसके बेसिस पे समझा पा रहे हैं। लेकिन इसके बेसिस पे हम कौन से फिनोमेना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ भी नहीं समझा सकते। न्यूटन्स के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझा सकते हैं,
लेकिन हाइगेंस और मैक्सवेल के बेसिस पे जो है वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पाएंगे। हाइगेंस और मैक्सवेल वेव थ्योरी के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन समझा देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें इसके बेसिस पे समझते हैं, कुछ चीजें इसके बेसिस पे समझते हैं। तो इसलिए हमने इस चैप्टर को ये अलग कर दिया जिसमें हमने उसको फोटोन मान लिया। जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि वो वेव्स है। जब रे ऑप्टिक्स चढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं राइट रे है, जिससे जो एक्सप्लेन हो जाए। लास्ट में क्या हुआ, तो वो सारी गफलत जो थी वो एक साइंटिस्ट ने दूर कर दी लास्ट में, जो कि अपने को पढ़ना है, जिनका नाम है डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ने फाइनल सारी चीजें एक बार में क्लियर कट कंसेप्ट कर दी कि ये सब लड़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। एक ही ऑब्जेक्ट को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, इसलिए उनको अलग अलग दिख रही है। वास्तविकता में लाइट हैज ए डुअल नेचर। वो कभी कभी वेव जैसा बिहेव करती है और कभी वो पार्टिकल जैसा बिहेव करती है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। अगर ऑब्स्टेकल छोटा है तो उस केस में वो वेव बन जाएगी, ऑब्स्टेकल बड़ा है तो उस केस में वो पार्टिकल बन जाएगी। तो इसलिए उसमें झगड़ने की आवश्यकता नहीं, वो डुअल नेचर की है। वो कभी ऐसा करती कभी ऐसा करती है, तो तुम काहे को झगड़ रहे हो। लेकिन फिर भी जो फिनोमेना होगा उसको उसी नेचर से समझाना पड़ेगा जिस नेचर पे वो बिहेव कर रही है। कभी वो झगड़ालू हो जाती है तो झगड़ालू के नेचर पे समझाना, कभी अच्छे से बात करती है तो अच्छे से नेचर पे समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कभी वो वेव बन जाती है, कभी वो जो है पार्टिकल बन जाती है। वो इच्छाधारी नागिन जैसी हो गई, नगीना फिल्म जैसे कि कभी भी नागिन डांस करना हो तो लड़की बन जाएगी और कभी डसना हो तो नागिन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो डुअल नेचर्ड होती है। ऐसा किसने बोला, डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली का भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पर करेंगे, आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी। तो फोटोन के बारे में पूरी जानकारी अपने को चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके बारे में अब आगे अपन पढ़ेंगे, फोटॉन्स के बारे में। चलिए ये लिख लें, पहले शॉर्ट में लिख लें फटाफट। तो अब इसके बाद जो अगली बात है वो है फोटॉन्स की। तो फोटॉन्स का शॉर्ट में एक अपन इंट्रोडक्शन ले लें। फोटॉन इज ए बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसका रेस्ट मास 0 होता है। जब ये चल रहा होता है तो इसमें मास होता है, उसमें एनर्जी में रहती है। एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी। न्यू जो है वो V इक्वल टू एन लेमडा से आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन फोटोन को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है वो अपन फोटोन क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे वो देख लेंगे। उसके बाद हमको फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन ये सीख गए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है। क्यों शब्द जब समझ में आ गया तो हमको उसके लॉज भी समझ में आ जाएगी और फिर अपन उसके जो है वो अच्छे से ग्राफ भी बना पाएंगे और फिर थोड़े हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे उसके, क्योंकि अपने को उसके लिए पहले आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, चलिए।